जी जनाब, आज हम चलें जी फोकस करें। आज हम इंशाल्लाह किसी मैट्रिक्स के रैंक के बारे में थोड़ा सा तफसीली पढ़ेंगे। आई गेस मैंने रैंक को इंट्रोड्यूस नहीं किया पहले इससे, ठीक है। रैंक क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं और इसको रिलेट करते हैं मुख्तलिफ जो अब तक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं उसके साथ, ठीक है। लास्ट क्लास में बहुत से लोग नहीं आए थे। लास्ट क्लास में हमने इन्वर्स को पढ़ा था और मैंने आपको असाइनमेंट भी शायद दी थी। नहीं, असाइनमेंट तो आपने पहले ही कर ली थी। तो लास्ट क्लास में मैंने उसको प्रूफ दिया था कि वाई दैट एल्गोरिदम एक्चुअली कंप्यूट्स द इन्वर्स। तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा जल्दी। एनीवेज, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रैंक, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ रैंक। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, rank of any matrix, the matrix has no restriction कि मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होगा, इसकी एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी होगी, वट एवर। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैट्रिक्स, वट एवर द मैट्रिक्स इज़, रैंक इज़ डिफाइंड फॉर इट। रैंक है क्या? ये एक नंबर है, एक नंबर है, इसको आप कह लें नॉन नेगेटिव इंटीजर। रैंक इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3, इसकी वैल्यू 2.5 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू -1 नहीं हो सकती। इट्स कोई भी मैट्रिक्स है, उसका रैंक एक नंबर है और वो नंबर नॉन नेगेटिव है और वो इंटीजर है और रियल नंबर नहीं है। वो नंबर पॉइंट्स में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। क्लियर है? अच्छा जी। और ये हर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है ये नंबर। हर मैट्रिक्स का अपना नंबर है, किसी का कुछ रैंक है, किसी का कुछ रैंक है, सो ऑन। अब एग्जैक्टली ये है क्या? रैंक इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ पिवट्स इन REF और RREF ऑफ ए। चाहे आप रो एक्लन फॉर्म बना लें, चाहे आप रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म बना लें, नंबर ऑफ़ पिवट्स कम या ज़्यादा नहीं होते, उतने ही रहते हैं। रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में जो एलिमिनेशन होती है वो नॉन पिवट एंट्रीज़ की होती है, सारी नॉन पिवट एंट्रीज़ की नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर। लेकिन पिवट एलिमिनेट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि रो एक्लन फॉर्म में 4 पिवट्स थे, रिड्यूस किया आपने तो 3 हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ़ पिवट्स उतने रहेंगे। सही है? ये जो काउंट होता है ना नंबर ऑफ़ पिवट्स का, इसको कहते हैं रैंक, मैट्रिक्स का रैंक। क्लियर है? अच्छा, ये चूंकि अभी हमने रो एक्लन फॉर्म और रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म को पढ़ा है, आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया है उसको, तो अभी मैं रैंक की डेफिनेशन काउंट ऑफ पिवट्स के हवाले से बता रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन और कई तरीक़ों से की जा सकती है और हम करेंगे भी, और वो सारे इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक लोग इसकी डेफिनेशन ये भी करते हैं, रैंक ऑफ ए, इट्स द नंबर ऑफ linearly independent rows of A। रैंक ऑफ ए को लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट्स द नंबर ऑफ linearly independent columns of A। ठीक है। रैंक ऑफ ए को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं लोग, रैंक ऑफ ए, इट्स द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए। रैंक ऑफ ए को ऐसे भी डिफाइन करते हैं लोग, इट्स द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। सही है।
रैंक को और तरीक़ों से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है. इट्स द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो सिंगुलर वैल्यूज़ ऑफ ए. अब ये सिंगुलर वैल्यू क्या होती है वगैरह वगैरह, सी ऑल दीज थिंग्स, बट अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस ऑफ रैंक एंड दे ऑल रिप्रेजेंट द सेम थिंग, सेम नंबर. जी स्पैन की कोई डायमेंशन ही ना होती. हाँ, स्पैन जो होता है वो एक स्पेस होती है. अगर आपने स्पैन लिया हुआ है, किसी कुछ वेक्टर्स हैं उनका स्पैन लिया तो दैट बिकम्स अ स्पेस, और उस स्पेस की जो डायमेंशन है दैट इज़ रैंक ऑफ विच मैट्रिक्स. हाँ, ये देखना पड़ेगा किस मैट्रिक्स का रैंक है वो. सही है. तो स्पैन हमने पढ़ा तो नहीं क्लास में, तो स्पैन पे आने दें, फिर मैं इसको रिलेट करूँगा उसके साथ. देयर इज़ अ मैट्रिक्स जिसका स्पैन लें तो एक स्पेस बनती है, फिर उस मैट्रिक्स की किसी उस मैट्रिक्स का रैंक उस स्पेस की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है. एक्चुअली वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस. लेकिन स्पैन हम अभी आज डिस्कस नहीं कर रहे. स्पैन क्या होता है, ठीक है जी. अच्छा, अगर मैं आपको कुछ ना बताऊं और बिलफर्स, तो इसको देखने से कौन कौन सी चीज़ें आप अखज़ कर सकते हैं खुद से. अगर फ़र्ज़ करें ये सारी डेफिनेशन जो मैंने लिखी हैं ये दुरुस्त हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं. यानी ये ऐसे होता है ना, कई दफ़ा IQ टेस्ट आते हैं तो उसमें ये स्टेटमेंट भी लिखी हुई, ये भी, तो फिर आप देखते हैं अच्छा ये इसका मतलब तो ये निकला, इसका मतलब तो ये निकला. तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सट्रैक्ट आउट. just read it. Read that it's a number of pivots in REF, it's number of linearly independent rows of A, it's the number of linearly independent columns of A, it's the dimension of row space. row space को black box ले लें, कोई space होती है उसकी dimension है ये, कोई एक और space होती है उसको column space कहते हैं, उसकी भी dimension यही है. What kind of things you can come up with? यानी ये 5 या 6 जो डेफिनेशन मैंने आपको दी हैं, 5 है गालिबन, इनसे अगर आप कहा जाए कि रैंक के बारे में मज़ीद ऐसी चीज़ें बताएं जो इन्हीं जुमलों में छुपी हुई हैं, क्या बताएंगे रैंक के बारे में, या उन चीज़ों के बारे में जैसे इंडिपेंडेंट रोज़, डायमेंशन, इनके बारे में आप उसमें कोई रिलेशनशिप बताएं, क्या बताएंगे. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है. मिसाल मैं देता हूँ कि मेरे पास एक हाइट मेजर करने वाली मशीन है, उसमें कोई भी पर्सन इंटर होगा तो उसके टॉप पे वो लगी हुई LCD, उस पर उसकी हाइट आ जाएगी. सही है. तो मैं पर्सन 1 आया, उसकी हाइट आई लेट से 6 फीट, लेट से. पर्सन 2 आया, पर्सन 1 का नाम था ABC, पर्सन 2 का नाम था DEF, डेफ, ठीक है. दूसरा पर्सन आया, उसकी हाइट भी 6 फीट थी, तो दोनों की हाइट 6 फीट है. ये मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, ABC की हाइट 6 फीट, DEF की हाइट 6 फीट. अब मैं इससे कुछ अखज़ करना चाहूँ तो मैं क्या जुमला अखज़ कर सकता हूँ. ABC एंड DEF दे हैव सेम हाइट. ये अखज़ हो गया ना, समझ रहे हैं. अब बताएं आप क्या क्या अखज़ कर सकते हैं यहाँ से. दोबारा से बताएं. हाँ हाँ, रो स्पेस की डायमेंशन उतनी ही होगी जितनी मैट्रिक्स में लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं. दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन. सो यू हैव रिलेट बेसिकली दिस थिंग with this. So the number of linearly independent rows of A of any matrix is actually the dimension of the row space of that matrix. किसी matrix को कोई row space भी होती है, हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे. But this is something you have just extracted. Anything else? वो अटेंडेंस वाला किधर तक पहुंचा जी? सबकी होगी, लाएं जी.
ये किसी ने साइन भी कर दिया, साइन किसने किया जी? ओ ये देखें जी, ये चेक करें, ये ऑब्जर्वेशन चेक करें, किसी भी मैट्रिक्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और उसी मैट्रिक्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने कितने हैं, बराबर होंगे हमेशा। और मैं आपको बताऊं, ये सबसे तगड़ी ऑब्जर्वेशन है जो इसमें मैं चाह रहा था आपसे, और ये सबसे मेरे ख्याल में लीनियर अलजेब्रा में जो चीज़ें अब तक मैंने पढ़ी हैं, ये पहली बात है जो मुझे प्रूफ करने से पहले, जब तक प्रूफ मैंने पढ़ा नहीं था इसका, इट वाज लाइक यार ये कैसे हो सकता है। एक मैट्रिक्स मैंने बनाया है 5/10, ठीक है, खुद से एंट्रियाँ लिख दी 5/10, उसमें 5 रोज़ हैं, 10 कॉलम्स हैं, सही है। हर रो में 10 नंबर हैं, 5/10 है ना, और हर कॉलम में 5 नंबर हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से बना दिया 5/10, सही है। उसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ 3 निकली 3, तो भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स 3 क्यों हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? 10 कॉलम है ना टोटल, वो क्यों बाउंड हो गए कि अब 3 ही हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स? एंड वाइस वर्सा, मेरे पास कोई मैट्रिक्स था, मैंने उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स किसी तरीके से कंप्यूट किए, वो निकले 4, तो मैं विदाउट सीइंग द रोज कह सकता हूं कि यार इसकी टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं 4 हैं। कैसे? दैट्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव एट द फर्स्ट टाइम मेरे लिए, दैट्स द ऑब्जर्वेशन। जाहिर है इसका प्रूफ करेंगे हम, इसको देखेंगे कि व्हाई दिस इज द केस, बट दिस इज वेरी स्ट्रेंज एग्जाम्पल, वेरी स्ट्रेंज थिंग कि आपको अगर मैं कहूं कि एक मैट्रिक्स बनाओ, तुम्हारी मर्जी, उसका ऑर्डर जितना मर्जी लो, 50/100, जैसा आपकी मर्जी है, जो मर्जी एंट्रीज डालें उसमें, कोशिश करेंगे उसकी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स फर्क हो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कम हो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स ज़्यादा हो, या कोई फर्क हो, यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट सच अ मैट्रिक्स। हाउ पावरफुल दिस इज। मेरी बात समझ रहे हैं? सही है। तो ये डेफिनेशंस, और लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं, उतने ही पिवट्स होते हैं, रो स्पेस की डिमेंशन भी उतनी होती है, कॉलम स्पेस की डिमेंशन भी उतनी होती है, कॉलम स्पेस और रो स्पेस की डिमेंशन सेम होती है, एंड सो ऑन। सही है जी? यस। अच्छा, अब मैंने इंडिपेंडेंस के बारे में गालिबन बताया था आपको, वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं, बताया था मैंने कि नहीं? मैंने लीनियर इंडिपेंडेंस नहीं बताई आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन बताया था। तो अगर एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ना हो तो हम उसको, ये बताया था मैंने, उसको कहते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चलें लीनियर इंडिपेंडेंस पढ़ लेते हैं जी। सही है जी, लीनियर इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं जी, क्या होती है। मेरे पास ये वेक्टर्स हैं v1, v2, vk, ये कोई वेक्टर्स हैं, सही है। और मेरे पास एक और वेक्टर है, लेट्स से b, कोई वेक्टर है b। अब मैं जो मर्जी लीनियर कॉम्बिनेशंस ले लूं, b नहीं बनता। मैं α1, α2, αk जो मर्जी वैल्यूज ले लूं, लीनियर कॉम्बिनेशन जो मर्जी ले लूं, इनसे b नहीं बन रहा। यानी अगर मैं लीनियर सिस्टम की बात करूं तो मेरे पास अगर मैट्रिक्स हो v1, v2, vk, ये कॉलम्स हों, ठीक है, और राइट हैंड साइड b हो, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये हो, तो ये लीनियर सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं आता। यही मतलब है ना, यही मतलब है ना कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ये नहीं बनता। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं लीनियर सिस्टम बनाऊं, ये मेरे पास राइट हैंड साइड, ये मैं अटैच कर दूं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से अगर मैं रो एक्लन फॉर्म वगैरह बना के सॉल्व करूं, the linear system doesn't become consistent, which means b is not generatable by these.
तो अगर एक वेक्टर बाकी वेक्टर से लीनियरली जनरेटेबल ना हो, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ना हो, तो हम उस वेक्टर को कहते हैं इट्स बी। अब हम कहेंगे बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट फ्रॉम v1 v2 vk। मेक सेंस? समझ आ गई? क्लियर है? ये होती है जी लीनियर इंडिपेंडेंस। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, उसकी कोई रो 1 है, कोई रो 2 है और उसकी k रोज हैं, कोई एक मैट्रिक्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है या क्या है, ये कोई एक मैट्रिक्स है, ये k बाय p का मैट्रिक्स है, यानी इसके p कॉलम्स हैं और k रोज हैं, कोई मैट्रिक्स है। और इवेंचुअली इसकी जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज निकलती हैं वो निकलती हैं 2 या 3, R3 ये, R7 R8, ये इंडिपेंडेंट हैं, बाकी सारी इन पे डिपेंड करती हैं या आपस में डिपेंड करती हैं, व्हाटएवर, ये सारी इंडिपेंडेंट है। ये सारी इंडिपेंडेंट है, इससे क्या मुराद है? R3 R7 और R8 से नहीं मिलके बनता, R7 जो है वो R3 और R8 से मिलकर नहीं बनता, सही है? यानी कोई एक रो ले लें वो बाकियों से मिलके बनती नहीं है, जो मर्जी कर लें, ठीक है? तो इस केस में इस मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज हैं वो 3 होंगी। आप मज़े की बात यह है कि इसकी इंडिपेंडेंट रोज 3 है, आप इसकी रो एक्लन फॉर्म बनाएंगे उसमें पिवट भी 3 ही आएंगे, और हर नॉन जीरो रो में पिवट होता है। इसका मतलब है जितनी डिपेंडेंट रोज थी वो सारी जीरो बन जाएंगी, एंड दिस मेक सेंस। उसकी वजह यह है कि जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आप कर रहे होते हैं, रोज को स्वैप करना, किसी रो को स्केल कर देना, किसी रो का स्केलर मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड कर देना, दे आर ऑल लीनियर ऑपरेशंस, यानी इनको कंबाइन करते जाएंगे तो रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन बनता जाएगा। जैसे देखें, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, रो 3 में ऐड कर दिया, तो अब रो 3 जो है वो रो 1 का और रो 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बन चुकी हुई है। मेक सेंस? अच्छा, अब अगर आप वैल्यू एलिमिनेट करने जाते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा, किसी एक नंबर को ज़ीरो बनाने जाते हैं और वो जिस रो के उस नंबर को आप ज़ीरो बना रहे हैं, अगर वो पिछली वाली रो का या रोज़ का लीनियर कॉम्बिनेशन था, तो जब इसको, तो चूंकि वो फिर अगर लीनियर कॉम्बिनेशन था, इसका मतलब है कि बाकी सारी रोज़ का जो भी आप वो मलगूबा सा बना चुके हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, इसका मतलब है ये रो उसके इक्वल थी, यानी उनके किसी लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल थी ना पूरी रो। तो जब आप इसको ज़ीरो बनाएंगे तो बाकी सारे भी ज़ीरो बन जाएंगे। देखें ना, ये ज़रा गौर से देखिएगा, मेरे पास है 2 3 4 9, ये एक रो है, ठीक है, कोई एक रो है ये। मैंने इस 2 को ज़ीरो बनाना था, इस 2 को ज़ीरो बनाने से पहले मैंने काफ़ी सारे ऑपरेशन इधर किए, करता गया, ये एक रो थी, इस पर किया ऑपरेशन, इस पर किया, अब फाइनली रो एक्लन फॉर्म बनाते बनाते किसी एक स्टेज पे पहुंचा हुआ हूँ, सही है? अब मैंने क्या किया कि मैंने इस रो को उठाया, इसको लेट से मैंने -2 से मल्टीप्लाई करके इस रो में ऐड कर दिया, -2 से मैंने मल्टीप्लाई करके इस रो में ऐड किया, या -2 से नहीं मल्टीप्लाई किया, लेट से मैंने डायरेक्ट इस रो को उठाया, इसमें ऐड कर दिया ताकि ये नंबर ज़ीरो हो जाए, उसको मैंने, सही? जब ये नंबर ज़ीरो हुआ, इट जस्ट हैपन्स कि ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। इसका क्या मतलब है? ये जो रो है, ये कोई ओरिजिनल रो तो ज़रूरी नहीं है ओरिजिनल रो हो मैट्रिक्स की, ये हो सकता है ट्रांसफॉर्म्ड रो हो, यानी कि इसको स्केल भी किया गया, किसी दूसरी का स्केलर मल्टीपल इसमें ऐड भी किया गया और फाइनली ये रो बन गई। मैं इस रो को उठाया, मैं सिर्फ ये नंबर एलिमिनेट करना गया था, पूरी रो एलिमिनेट होगी। इसका मतलब है ये रो और ये रो सेम थे, लेकिन ये रो इटसेल्फ है क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज। यस? तो वो वाली रोज, इसका मतलब है कि ये जो रो है ये बाकी रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तमाम का या किसी कुछ का। देखे ना, ये वाली रो इस रो के बराबर है, मैं इस रो को कह रहा हूँ A, इस रो को कह रहा हूँ B।
B is equal to A, but A is linear combination of several rows. सही है? तो क्या मतलब हुआ? B depends upon other rows. Yes? इसका मतलब है B linearly independent नहीं है. Yes? If B depends upon other rows, बाकी सारी रोज मिलके B जनरेट कर देंगी, और जब B के किसी एक एलिमेंट को एलिमिनेट आप करने आएंगे पूरी B एलिमिनेट हो जाएगी. ये समझ में आई बात? तो भाई रो एक्लन फॉर्म में जो रोज एलिमिनेट हो जाती हैं दे आर डिपेंडेंट रोज. डिपेंडेंट आप एग्जैक्टली आप ये नहीं देख सकते कि ये रो नंबर 1 थी या 2 थी, क्योंकि स्वैपिंग भी हुई होगी, लेकिन जितनी रोज एलिमिनेट हुई हैं उतनी डिपेंडेंट थी, जितनी एलिमिनेट नहीं हुई यानी जिनके अंदर पिवट्स हैं वो उतनी इंडिपेंडेंट थी. ओरिजिनल मेट फॉर एग्जांपल, ये एक दूसरी चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है लेट से 10/15 का लेट से, और इसके अंदर 3 इंडिपेंडेंट रोज बच गई, यानी इसके अंदर पिवट है, इसके अंदर पिवट है और इसके अंदर पिवट है, बाकी सारी जीरोज होकर नीचे आ गई, 7 रोज जीरोज हैं. ओरिजिनल मैट्रिक्स में ये 3 रोज कौन सी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और वो 7 रोज कौन सी हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो हम रो एक्लन फॉर्म से अंदाज़ा नहीं लगा सकते. उसकी वजह ये है कि जो भी जीरो रो होगी चाहे वो ऊपर भी हुई हो उसमें स्वैप होकर नीचे आ जाना है. जीरो रोज हमेशा नीचे ही आती है ना, समझ रहे हैं? या मैट्रिक्स से स्टार्ट किया, स्टार्ट में टॉप पे जीरो रो थी तो पहला हरकत ये करनी कि उसको तो नीचे लाए ना, तो सारी रोज तो जीरो स्टैक नीचे स्टैक हो जाती हैं, रोज आपस में परम्यूट हो चुकी होती हैं. ओरिजिनल मैट्रिक्स की कौन कौन सी रोज हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, ये हम रो एक्लन फॉर्म से डायरेक्टली इन इट्स वनीला फॉर्म नहीं अंदाज़ा लगा सकते. हम देखेंगे कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से हम चलते हैं, जीरो रो आई, इसको जीरो नीचे ले गए, बाकियों को ऊपर ले आए वगैरह वगैरह, पिवट्स के लिहाज से ऑर्डर कर दिया रोज़ को, तो जो 3 रोज़ टॉप पे आई हुई होती हैं वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की कौन सी 3 रोज़ हैं या कौन सी 3 रोज़ की ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट्स हैं. वी कैन नॉट एनालाइज दैट अब तक जो हमने पढ़ा है. अब देखते हैं उसको एनालाइज कैसे करते हैं. लेकिन ये बात तय है कि जो ओरिजिनल 10 रोज थी उसमें से 3 इंडिपेंडेंट हैं, 7 डिपेंडेंट. मेक सेंस? सो अब ज़रा वापस अगर हम जाएं तो हम ये बात बड़े आसानी से देख सकते हैं. नंबर ऑफ पिवट्स दे इंडीड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ ए, क्योंकि जो डिपेंडेंट थी उसमें पिवट रहना ही नहीं है, उसने पूरी जीरो हो जाना है. हाँ, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स क्यों बराबर होते हैं, दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ, और उसको हम देखेंगे शायद कुछ क्लासेस के बाद. इट्स नॉट दैट सिंपल. रोज़ का तो समझ में आ रहा है, रोज़ एक दूसरे से ऊपर नीचे करके तो एलिमिनेट हो रही हैं, वो उसका लीनियर. कॉलम्स क्यों उतने होते हैं, कॉलम्स के साथ तो कुछ किया ही नहीं. पिवट्स 3 आ रहे हैं क्योंकि 7 रोज डिपेंडेंट थी, वो एलिमिनेट हो गई. कॉलम्स क्यों 3 इंडिपेंडेंट रह गए, समझ रहे हैं बात? मैं बार बार इस पे एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ, दिट्स अ वेरी बिग रिजल्ट, वेरी यूजफुल. इसका हम प्रूफ देखेंगे प्रॉपर कि ऐसा क्यों होता है. फिलहाल आप जस्ट इसको मान के चलेंगे, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स वो भी रैंक होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज वो भी रैंक होता है, और रैंक नंबर ऑफ पिवट्स होते हैं. समझ आ गई? अच्छा, अब मुझे बताएं, मैंने ये आपको बता दिया कि अगर मैं एक मैट्रिक्स की रो एक्लन फॉर्म बनाऊं तो उसमें जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ बच जाती हैं, यानी जितने पिवट्स होते हैं वो रैंक होता है, ठीक है, और उतनी ही रोज़ ओरिजिनल मैट्रिक्स में इंडिपेंडेंट थी, बाकी डिपेंडेंट थी. लेकिन अगर मैंने ये अंदाज़ा लगाना हो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स में कौन कौन सी रोज़ हैं जो इंडिपेंडेंट थी, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लेट से R3, R7, R8 ये इंडिपेंडेंट थी, बाकी डिपेंडेंट थी. अगर मैंने आइडेंटिफाई करना हो कि कौन कौन सी रोज ओरिजिनल मैट्रिक्स में इंडिपेंडेंट थी, कितनी थी ये तो अंदाज़ा लग गया ना कितने पिवट्स हैं, कौन कौन सी हैं, उसका सेट अलहदा से बनाना हो, यार ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, वो कैसे बनाएं जी, आप बताएं, एल्गोरिथम बताएं. जी जी, आप इधर आके बताते हैं, आ जाए. ये आमिर आपको एल्गोरिथम बताने की कोशिश करने लगे, ये लगा लें कॉलर पे और इधर जस्ट बता दें मुझे निकल
जी ओके, सो लेट्स से हमारे पास अगर हमारे पास इस तरह से कोई मैट्रिक्स था और इसमें कोई लेट्स से 4 रोज़ थी, हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर ले लेते हैं साथ उसके, इसमें 1 2 3 और 4 इंडिसेस रख लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे मतलब कोई परम्यूटेशन परफॉर्म सॉरी यहाँ पर देखिए। ओके, सो जैसे ही हम मतलब यहाँ पे कोई स्वैप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, लेट्स से ओ ये वाले बटन दो, ये ना दबाई, बस ऐसे। ओके, सो जैसे ही हम लेट्स से कोई सर ये यूज़ करना पड़ा सर ये ओके लिख रहा है ठीक है सर। ये लेट्स से अगर हम मैंने ये वाली और ये वाली रो स्वैप की है तो आपने उसके पैरेलल बनाते हुए जब भी हम स्वैप करेंगे वेक्टर्स को भी स्वैप वेक्टर के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी स्वैप कर देंगे हम। तो उस एंड पे जो हमारे पास लेट्स से ऊपर टॉप 2 अगर आई हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम नंबर देख लेंगे टॉप 2 कौन से पड़े हुए हैं ऊपर। ये समझ में आई? ये समझ में आई? ये आमिर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बता चुके हैं कि whenever you do a swap operation, फॉर एग्जांपल आपने रो 5 और रो 6 को स्वैप किया है, तो उस वेक्टर में 5th एलिमेंट और 6th एलिमेंट जो भी पड़े हैं उनको स्वैप कर लें। उसके बाद आप कोई और स्वैपिंग करेंगे, तो जिन रोज को आप स्वैप कर रहे हैं वेक्टर में, उन जगहों पे जाके उन एलिमेंट्स को भी स्वैप कर दें। एट द एंड नीचे तो सारे जीरोस ही आएंगे, लेकिन टॉप पे इधर इस वेक्टर के अंदर वो रोज पड़ी होंगी जो टॉप पे आएगी, और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इंडिपेंडेंट रोज। सही है? ये तो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट बन गई है। जबरदस्त, थैंक यू। ये क्लैपिंग a few professionals. तो मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो आमिर साहब ने अभी हमें एल्गोरिदम बताया ये हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा कि मैं आपको एक पाइथन यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर वेक्टर्स देता हूँ, लिस्ट के अंदर वेक्टर्स देता हूँ, ये इनपुट जाती है एक फंक्शन को, कितने वेक्टर्स जाते हैं ये एक लिस्ट के अंदर मैं देता हूँ आपको, ठीक है। लिस्ट, पाइथन लिस्ट या numpy अरे ऑफ अरेज टू बी अरेज। आपने मुझे रिटर्न करनी है अनदर लिस्ट विच कंटेन्स मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सबसेट। समझ रहे हैं? सो ओरिजिनल वेक्टर मैंने आपको 100 दिए, अगर वो 100 के 100 आपस में सारे इंडिपेंडेंट थे तो यू हैव टू रिटर्न द सेम लिस्ट। अगर उस 100 में से 90 इंडिपेंडेंट थे, 10 डिपेंडेंट थे, तो आपने वो 90 रिटर्न करने, वो कौन से हैं, यानी आपने उस लिस्ट की एक सब लिस्ट रिटर्न करनी है मुझे। समझ आ रही? ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि कौन सा वेक्टर पहले डालना है कौन सा बाद में डालना है, लेकिन वो वाले होने चाहिए। तो ये एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे जी? सो आप यूँ समझें कि पाइथन के अंदर एक फंक्शन है गेट इंडिपेंडेंट, और ये एक लिस्ट लेके जाता है और आपने एक लिस्ट रिटर्न करनी है। सो वेक्टर 1 इज़ लिस्ट 0, वेक्टर 2 इज़ लिस्ट 1, इस तरह से पढ़े हुए, ठीक है। वेक्टर 1 इज़ एन अरे, वेक्टर 2 इज़ एन अरे, सही है। अब आपने एक और लिस्ट रिटर्न करनी है, लेट्स से डी के 0 में आपने डालना है v3, लेट्स से इफ v3 इज़ द फर्स्ट, या v3 एक इंडिपेंडेंट उस सेट में से एक v3 भी है, फिर डी के 1 में आपने डालना है लेट्स से v10, अगर v3 और v10 आपस में इंडिपेंडेंट एंड सो जितने मैक्सिमम इंडिपेंडेंट है वो डी में डाल के डी रिटर्न कर देना है। हाउ विल यू राइट दैट कोड?
और मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो अभी आमिर ने हमें एल्गोरिदम बताया वो एल्गोरिदम हमें अवेलेबल है, वी कैन कॉल दैट एल्गोरिदम, लेट्स राइट दैट एल्गोरिदम, आमिर्स एल्गोरिदम। जी, आमिर का एल्गोरिदम क्या करता है, इट टेक्स अ मैट्रिक्स, सही है, इट टेक्स अ मैट्रिक्स एंड इट रिटर्न्स द रो नंबर्स आर 379, इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स जो ये बताती है कि इसमें ये वाली रो वेक्टर्स जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट। ये एल्गोरिदम ये करता है, यू कैन कॉल दैट एल्गोरिदम। अब इस एल्गोरिदम को हम यूज़ कर सकते हैं टू मे बी आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ। मेरी बात समझ रहे, आपको एक लिस्ट इनपुट आई है, उसमें वेक्टर्स हैं, आपने उसमें से जो इंडिपेंडेंट सबसेट है यानी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरी लिस्ट में डाल कर रिटर्न करने हैं। और आमिर का एल्गोरिदम अवेलेबल है, उसको एक मैट्रिक्स दें तो वो वाले इंडिसेस आपको बता देगा, वो वाले रोज उस मैट्रिक्स के बता देगा जो आपस में इंडिपेंडेंट है, उस मैट्रिक्स की रोज। ये जो कॉलम्स हैं ये रोज इसको देते, ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स के अंदर ये जो वेक्टर्स आ रहे हैं दीज आर जस्ट अरेज, यू कैन ट्रीट देम एज रोज, यू कैन ट्रीट देम एज कॉलम्स, दीज आर जस्ट अरेज। और ये वाली रोज अरेज रिटर्न करनी है, जो ये वाली अरेज रिटर्न करनी है, ओरिजिनल अरेज रिटर्न करनी है जो आपस में इंडिपेंडेंट हो। वो हमें उस एल्गोरिदम से इंडिसेस मिलेंगे। तो क्या इसका ट्रांसपोज ले लें, इसका ट्रांसपोज ले लें, मतलब इसको रोज में कन्वर्ट करने का है उसको। ठीक है, सो आमिर इज सेइंग कि आप लिस्ट का ट्रांसपोज ले लें, लिस्ट का ट्रांसपोज होता नहीं है, आप पहले ये करें कि इस लिस्ट को नंपाई अरे में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, मैं एल्गोरिदम की स्केच आपको बता रहा हूँ। नंपाई अरे में करेंगे 2D अरे बन जाएगी जिसके ऊपर आप मैट्रिक्स ऑपरेशंस लगा सकते हैं। आप इसका चेक कर लें कि नंपाई अरे बनाते हुए आपके जो ऑलरेडी वेक्टर्स हैं ऑटोमेटिकली रोज में तो नहीं चले गए, क्योंकि नंपाई अरे किस एक्सिस के लिहाज से बनानी है वो बनाने के तरीके होते हैं। एट द एंड आप चेक कर लें कि अगर ऑलरेडी रोज नहीं है तो इस नंपाई अरे का ट्रांसपोज ले लें। आई एम कॉलिंग दिस एज ए। इसका रो नंबर 1 ये वेक्टर नंबर 1 है, रो नंबर 2 वेक्टर नंबर 2 एंड सो ऑन, ए की। इस ए को आमिर्स एल्गोरिदम में पास करें, वो आपको इंडिसेस रिटर्न करेगा। जो इंडिसेस उसने रिटर्न किए हैं ओरिजिनल लिस्ट में जाएं, वो वाले इंडिसेस उठा के डी में कॉपी कर दें। यस, रिटर्न डी, यू आर डन। समझ आ गई? दैट्स प्रोग्रामिंग क्वेश्चन 2। आमिर्स एल्गो भी आपने लिखना है और ये भी लिखना है। ठीक है जी, मेक सेंस? ओके, लेट्स कंटिन्यू। बात रैंक से शुरू हुई थी और किधर निकल गई। अच्छा, अगर इस लिस्ट में आपने ओरिजिनल नंबर्स रिटर्न ना करने हो, ओरिजिनल वेक्टर्स रिटर्न ना करने हो, महज ये रिटर्न करना हो कि इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ये ज़रा लास्ट दोनों खड़े हो जाएं। अटेंडेंस तो बेटे आज नहीं होनी, आपने अगर तशरीफ़ लेके जानी तो चले जाएं। है अटेंडेंस नहीं मैंने लेनी आज, कंफर्म। फिर तरफ फोकस कर लो जी। अगर महज ये रिटर्न करना हो कि कितने इंडिपेंडेंट हैं, यानी काउंट बताना हो, अब क्या करेंगे? क्या अब हमें आमिर्स एल्गोरिदम की ज़रूरत है? नहीं। नंपाई अरे में ए बनाएं, ए का रैंक कंप्यूट कर लें बस। अच्छा, रैंक कैसे कंप्यूट करें? आरईएफ का कोड आपने लिखा हुआ है, आरईएफ बना के पिवट्स काउंट कर लें, पता समझ आ रही? क्लियर है? अच्छा, अब कुछ और चीज़ें इसको देखें ज़रा। ये फ़र्ज़ करें आप कि आपको इसकी थ्योरी लेट से अभी पता नहीं है, रो स्पेस क्या होती है, कॉलम स्पेस क्या होती है, ये थ्योरी आपको लेट से अभी नहीं पता। लेट से अभी आपको ये भी नहीं पता कि हाउ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स दे आर इक्वल, बट दे आर इक्वल। रो स्पेस कोई स्पेस होती है जिसकी डायमेंशन रैंक होता है, कॉलम स्पेस मैट्रिक्स की कोई स्पेस होती है जिसकी डायमेंशन, हर स्पेस की डायमेंशन होती है, तो इसकी डायमेंशन रैंक है। लेट्स से ये चीज़ें आपको पता है बिलफर्ड्स, यानी ये रिजल्ट्स आपको पता है विदाउट प्रूफ एंड ऑल दैट थिंग। अब आपके पास एक साहब आते हैं, ठीक है, वो आपके पास सामने एक मैट्रिक्स रखते हैं, ठीक है, लंबा चौड़ा मैट्रिक्स है, बड़ा सही किस्म का ह्यूज मैट्रिक्स, ठीक है, या किसी फाइल में पड़ा हुआ है, .txt में पड़ा हुआ है या समथिंग,
मैट्रिक्स पढ़ा। कहता यार हमारे उधर मसला एक है, हमारे मुल्क में चल रहा है कि उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपको इतने डॉलर देंगे, इतने देंगे वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम क्या है जी? प्रॉब्लम ये है कि इसकी रो स्पेस की डायमेंशन निकालनी, इस मैट्रिक्स की रो स्पेस की डायमेंशन निकालनी। अब आपको ये पता नहीं है अभी कि रो स्पेस क्या होती है, आपको ये भी नहीं पता कि रो स्पेस की डायमेंशन निकालते क्या, आपको ये भी नहीं पता कि किसी स्पेस की डायमेंशन से क्या मुराद है, ये भी अभी आपको नहीं पता। ये जो 2D 3D आप कहते हैं ना, ये जब हम डायमेंशन पे आएंगे तो आपको बताएंगे डायमेंशन असल में होती क्या है। अभी उस एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आपको डायमेंशन का आइडिया नहीं है। अभी तक हम यही समझते हैं कि नॉर्मली ये जो ऑर्थोगोनल एक्सिस होते हैं ये कितने होते हैं, इसके लिहाज से डायमेंशन डिफाइन करते हैं। एक्स वाई एक्सिस है तो 2D, एक्स वाई जी है तो 3D। असल में डायमेंशन को एब्स्ट्रैक्ट तरीके से डिफाइन करना जो है वो मच मोर जनरल फॉर्म में हम देखेंगे क्या होती है। सही है? अभी आपको ना ये पता है कि डायमेंशन क्या होती है, ना आपको ये पता है कि रो स्पेस क्या होती है। वो साहब आए हैं, वो मैट्रिक्स आपके सामने रख दिया, उन्होंने कहा कि यार मैंने इस मैट्रिक्स की रो स्पेस की डायमेंशन निकालनी है। आपको ये पता है कि मैट्रिक्स का रैंक रो स्पेस की डायमेंशन होती है। रो स्पेस जो भी होता है, डायमेंशन जो भी होती है, रैंक रो स्पेस की डायमेंशन है। ऑल यू कैन डू विदाउट नॉलेज ऑफ रो स्पेस एंड डायमेंशन, जस्ट कंप्यूट द रैंक ऑफ ए। अब रैंक कैसे कंप्यूट करें? मेक रो एक्लन फॉर्म ऑफ इट, काउंट द पिवट्स, whatever the number appears, 7, 3, 4, आप उसको बताएं। कोई घबराने वाली बात नहीं जनाब। आपके मैट्रिक्स की, ये ऐनक लगा के ना थोड़ी सी, आपके मैट्रिक्स की डायमेंशन है, आपके मैट्रिक्स की रो स्पेस की डायमेंशन है 4, ये हो गया 150 रुपया। ठीक है जी? सेम गोज फॉर कॉलम स्पेस। क्लियर है? यस? ये देखें जी ध्यान से, AX इज इक्वल टू B, सही है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A और इसके साथ B भी अटैच कर दें तो इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। ये ऑगमेंटेड होता है और इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। बात दोबारा लीनियर सिस्टम पे आ गई है, तो जब लीनियर सिस्टम पे आएगी तो उसकी कंसिस्टेंसी पे बात होगी, उसके सॉल्यूशंस पे बात होगी, कितने सॉल्यूशंस हैं नहीं हैं वगैरह वगैरह, यूनिक है नहीं है। आप मुझे बताएं, रैंक ऑफ ए, बड़े ध्यान से, रैंक ऑफ ए है ये जो ए का जो भी साइज़ है, मैं नहीं बता रहा आपको कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, जो भी साइज़ है, कितने अननोन्स हैं, कितनी इक्वेशंस हैं, जितनी भी हैं, मैं सिर्फ आपको रैंक बता रहा हूँ। सही है? हो सकता है 2 इक्वेशंस हों, 7 अननोन्स हों, उस केस में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा 2/7 का। हो सकता है नंबर ऑफ इक्वेशन 10 हों, नंबर ऑफ अननोन्स 3 हों, उस केस में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा 10/3 का। इसका जो भी साइज़ है, साइज़ यानी ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है इसका, मैं आपको रैंक बता रहा हूँ। इस मैट्रिक्स का रैंक है 4, लेट्स से। अब सिर्फ इतनी बात देखने से कौन कौन सी चीज़ें आप बता सकते हैं ए के बारे में? रैंक 4 है जी। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज 4 हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स 4 हैं, रो स्पेस की डायमेंशन 4 है, कॉलम स्पेस की डायमेंशन 4 है। लीनियर सिस्टम के हवाले से अगर मैं पूछूं तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हैं? कम अज कम 4, कम अज कम 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं जो रो एक्लन फॉर्म में 0 हो जाएंगी। कम अज कम 4 हैं, सही है ना? नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? कम अज कम 4। समझ आ रही है? 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एक्स फैक्टर है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? कम से कम 4 तो है ना।
अगर आप कहें नहीं यार टोटल वेरिएबल्स 3 हैं, इसका मतलब है एक मैट्रिक्स में कॉलम्स ही 3 थे, तो उसके फिर इंडिपेंडेंट कॉलम्स 4 कैसे निकल आए? मेरी बात समझ में आ रही है? ये बता सकते हैं आप? यस। अब मैं आपको फर्ज करें ये कहता हूं कि रैंक ऑफ ए जी वो भी 4 है, यानी ये कॉलम मैंने इंसर्ट भी कर दिया। अब इंसर्ट यानी लास्ट कॉलम ये बना दिया, इंसर्ट करने के बाद भी ए जी का रैंक चेंज, एक ए जी का रैंक और ए का रैंक सेम हो गया। अब आप सोल्यूशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखें, अगर मैंने बी इंसर्ट किया तो बी से पहले का जो पार्ट है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, जो कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसके 4 पिवट्स थे, वो किसी किसी पोजीशन पे थे, ऐसा ही है। बी इंसर्ट करने के बाद मैंने रो एक्लन फॉर्म बनाई, वही 4 पिवट्स आए, 5वां नहीं आया, उन्हीं पोजीशंस पे आए। मेक सेंस? इसका मतलब है मेरा पिवट लास्ट कॉलम में नहीं आया। लास्ट कॉलम में तब आता ना जब 5वां आता। जब बी अटैच करने से एक और पिवट आ जाता तो वो इसी कॉलम में आता ना, क्योंकि हम रो ऑपरेशंस कर रहे हैं। समझ आ रही है? जरा ध्यान से देखिएगा। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 4 है, इसका मतलब है 4 पिवट्स हैं, बाकी जीरोज हैं, व्हाटएवर। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 4 है, इसका मतलब है वही 4 पिवट्स हैं, क्योंकि जब आप रो एक्लन फॉर्म बनाएंगे तो उसके लेफ्ट पार्ट की रो एक्लन फॉर्म एग्जैक्टली वैसे बनेगी। आखिरी कॉलम तो अपनी एंट्रीज को छेड़ सकता है ना ऊपर नीचे, पीछे वालों को तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन तो नहीं है, रो ऑपरेशंस है ना। तो आखिरी कॉलम की वजह से जो तब्दीलियां आनी है वो आखिरी कॉलम में ही आनी है ना। मेक सेंस? अच्छा, अब तब्दीली ये आई कि आखिरी कॉलम में पिवट नहीं आया, तो बाकी पिवट्स जैसे थे वैसे ही आ गए। इसका मतलब है लास्ट कॉलम में पिवट नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। समझ आ रही है? तो ये याद रखिएगा, आपसे अगर कोई पूछे कि मेरे पास कोई लीनियर सिस्टम है और उसका रैंक, उसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? वो लीनियर सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्योंकि आखिरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लास्ट कॉलम में कभी भी पिवट नहीं अपीयर हुआ। समझ आ गई? हाँ, इससे आप ये नहीं बता सकते कि वो कंसिस्टेंसी टाइप क्या है, जब तक वो मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बताता। जब तक हमें नंबर ऑफ अननोन्स पता नहीं चलते, तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। लेकिन ये कंफर्म है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समझ आई बात की? यस, नो? अच्छा, एक सिनेरियो और देखें कि रैंक ऑफ ए वो तो 4 था, रैंक ऑफ ए जी वो 5 हो गया। अब इनकंसिस्टेंट, लास्ट कॉलम कंटेन्स अ पिवट, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लास्ट कॉलम कंटेन्स अ पिवट। समझ आ गई? क्लियर है? So rank of augmented matrix and rank of coefficient matrix, it tells you about consistency of a linear system. Linear system आपको given हो मैट्रिक्स फॉर्म में, आप उस मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट कर लें, फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट कर लें, और कुछ ना करें। कौन सी चीज़ की तरह ये, अगर उन दोनों में डिफरेंस है तो कंसिस्टेंट नहीं है, ख़त्म। डिफरेंस नहीं है तो कंसिस्टेंट है। अब कुछ स्टेप्स और करें पता लगाने के लिए कंसिस्टेंसी टाइप क्या है। वो स्टेप्स क्या हैं? सिर्फ ये पता करें कि अननोन्स कितने थे। समझ आ गई? यस? आखिरी बात, और फिर मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करता हूँ रैंक के बारे में जो हमने डिस्कशन की है। सही है जी? ये है मैट्रिक्स ए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम के। हमारे पास ओरिजिनल लीनियर सिस्टम है, ए एक्स इज इक्वल टू बी,
और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अननोन्स हैं k, जितनी भी रोज हैं k अननोन्स हैं, k वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 टिल k। सही। रैंक ऑफ A वो है 4, और जाहिर सी बात है फिर 4 कॉलम्स होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे। बिलफर्ज वो 4 कॉलम, एक ये है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे कहीं पे है, और एक यहाँ पे है कहीं पे। ये 4 कॉलम्स हैं जो इंडिपेंडेंट, बाकी सारे इन पे डिपेंड करेंगे। यानी बाकी तमाम कॉलम्स इन चारों से बनाए जा सकते हैं। सही है। लेकिन ये चारों एक दूसरे से नहीं बनाए जा सकते। समझ आ रही है। बाकी तमाम कॉलम्स जो हैं वो इन 4 कॉलम से बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये 4 कॉलम उठाएं तो इनमें से कोई एक भी एक दूसरे से नहीं बनाया जा सकता, या एक जो है वो बाकी तीनों से नहीं बनाया जा। ये इंडिपेंडेंट सेट है इसका। ज़ाहिर है रैंक 4 है तो 4 इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे ना। यस। अब ज़रा गौर से देखिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यही कॉलम्स होंगे, जाहिर सी बात है, और साथ एक बी होगा। सही है। सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, इसका क्या मतलब है? यस। आप मुझे बता सकते हैं कि हुआ क्या है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में 5 कॉलम्स इंडिपेंडेंट हैं, 4 तो वही हैं जो पहले थे। सही है। ये भी इंडिपेंडेंट हो गया। समझ आ रही है। तो ये जो राइट हैंड साइड होती है ना बी, अगर ये आपके इंडिपेंडेंट कॉलम्स के सेट में शामिल हो जाए, इनकंसिस्टेंट। इंडिपेंडेंट कॉलम्स का एक सेट है ना, ये इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं जी ए के 4 हैं, रैंक ऑफ ए 4, रैंक ऑफ ए जी 5, इसका मतलब बी भी शामिल हो गया। मेक सेंस? तो अगर राइट हैंड साइड आपके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के कॉलम्स के इंडिपेंडेंट सेट में शामिल हो जाए, यानी बी को भी उसमें दाखिल कर दें और इंडिपेंडेंट सेट इंडिपेंडेंट ही रहे, तो फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज कंसिस्टेंट। ये बड़े कनेक्शंस हैं ये, यानी इट्स नॉट जस्ट रैंक इज वेरी पावरफुल, इट टेल्स अ लॉट, एंड कंप्यूटेशन इज एक्सट्रीमली सिंपल। मैक्रो-एक्लन फॉर्म, काउंट द पिवट्स। समझ आ गई? यस। आई गेस के वेडनेसडे को आपको ऑफ है, वो शायद वो है उसका कोई स्पोर्ट्स का कोई है। वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर ऑन मंडे, एंड मंडे से ये जितने हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं ये सारे यूटिलाइज होंगे। मंडे को वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेक्टर स्पेस, एंड आई वॉर्न यू, डू नॉट मिस एनी ऑफ दीज लेक्चर्स। ये जो आगे आ रहे हैं, ये आपको बेटे ये चीज़ें समझ में नहीं आनी बाद में। समझ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी।